दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 भौतिक शास्त्र फिजिक्स का अध्याय 10 तरंग प्रकाश की चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की हम दोस्तों बात करने वाले हैं। विशेषकर यह वीडियो क्या है एमपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए रहने वाली है। इससे पहले दोस्तों मैं आपको क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर बता दिए इस चैप्टर के, तो जाकर जरूर देखिएगा। बाकी इससे पहले भी अध्याय 1 से लेकर अध्याय 9 तक के सभी अध्यायों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं क्लास 12 फिजिक्स 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे जाइएगा, क्रम से वीडियो दोस्तों आपको मिल जाएगी। साथ ही इसी प्रकार से केमिस्ट्री बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट कवर कराए हैं और हिंदी इंग्लिश के भी बताए हैं, सबकी प्लेलिस्ट पे जाकर आप चेक कर लीजिएगा। ओके, तैयारी जीतिए। अब की बार 95% पार के उद्देश्य हम क्या है लगातार बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे इस चैप्टर के अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर। बाकी इस चैप्टर से आपके क्या है लॉगिंग वाला क्वेश्चन आता है आपका 3 नंबर वाला। बाकी अब क्या होता है एमपी बोर्ड में ऐसा भी हो जाता है आपका कि 3 नंबर का अगर क्वेश्चन आना है इस चैप्टर से तो 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन रख दिए जाए तो भी इस बार से भी हो जाता है। ओके, इसलिए आपको क्या तैयार करके रखना है। साथ ही जो आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूँ वो एक वाक्य नहीं बन सकते हैं, तो जो ना आपके मेन टॉपिक हैं उनके बारे में तो आपको 2-2 लाइन सबके बारे में पता होनी ही चाहिए। पहला आपको है तरंगाग्र किसे कहते हैं। तरंगाग्र क्या होता है, क्या आंसर आपका इस प्रकार से रहने वाला है। किसी स्रोत से निकली तरंगों से प्रभावित माध्यम में किसी क्षण खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो तरंगाग्र कहलाता है। क्या होता है इससे हम समझ सकते हैं कि कोई भी हमारा क्या है प्रकाश स्रोत है, यहाँ से हमारा क्या है प्रकाश स्रोत है, ये हमारा इससे प्रकाश निकल रहा है। ओके, तो इसमें क्या है तरंगों के रूप में निकलेगा। तो कोई भी एक क्षण हमने लिया, ओके, किसी भी क्षण अगर हम खींचते हैं तो यहाँ के क्या है जो इस प्रकार से कण निकलते रहते हैं, एक नहीं बहुत सारे रहते हैं। जब ये समान कला में होते हैं तो हम खींचते हैं तो एक बार से क्या बनता है वक्र बनता है इस टाइप से। ओके, ये इस प्रकार से हमारा क्या है जो वक्र बनता है ये हमारा क्या कहलाएगा तरंगाग्र कहलाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है तरंगाग्र कितने प्रकार के उदाहरण देकर समझाइए। ओके, ऑब्जेक्ट जब मैं आपको बताया था ऑब्जेक्ट में मैंने इनको क्या है थोड़ा एक्सप्लेनेशन किया था, तो देख लेते हैं। एक 2-2 लाइन में आपको क्या है सभी टॉपिक को आपको जरूर तैयार होने चाहिए। तो तरंगाग्र आपको कहलाता है तो ये हमने देख ही लिया है। तरंगाग्र दोस्तों आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका गोलीय तरंगाग्र, फिर बेलनाकार तरंगाग्र और समतल तरंगाग्र। ये कब बनते हैं ये आपको जरूर पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट में हमने देखा था इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो जब गोलीय तरंगाग्र का बनता है जब स्रोत क्या हो बिंदु स्रोत हो। बिंदु स्रोत क्या समझ सकते हैं आप, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताया था कि अगर हम क्या है तालाब में कोई पत्थर फेंकते हैं तो आपने देखा होगा उसके चारों क्या है आपका गोलाकार क्या बनने लगता है तरंगे, तो वही हमारा क्या है गोलीय तरंगाग्र। तो उसमें हमने क्या देखा कि जो पत्थर फेंकते हैं बहुत छोटा होता है तो बिंदु स्रोत होता है। ओके, तो आपको याद रखना है गोलीय तरंगाग्र कब बनता है जब बिंदु स्रोत हो। ओके, इसके बाद बेलाकार तरंगाग्र जब हम क्या है कुछ क्या है एक लंबवत कोई वस्तु फेंकते हैं जैसे लकड़ी फेंक देते हैं तो जो हमारा बनेगा तरंगाग्र वो बेलाकार तरंगाग्र होगा। समतल तरंगाग्र क्या होता है, तो समतल तरंगाग्र के लिए जो स्रोत होना चाहिए वो अनंत पर होना चाहिए। अनंत पर अगर क्रॉस स्रोत रखा हुआ तब हमारा समतल तरंगाग्र बनेगा। वैसे जब गोलीय तरंगाग्र और बेलाकार बनता है तो जब धीरे धीरे क्या है जब अंत तक पहुंचते हैं तो लास्ट में क्या है आपके समतल तरंगाग्र बन जाते हैं। तो उसमें आपको याद रखना है कि गोलीय तरंगाग्र के लिए बिंदु स्रोत होना चाहिए, समतल तरंगाग्र के लिए अनंत स्रोत होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो इस चैप्टर का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपके जो टॉपिक है प्रकाश का विवर्तन और प्रकाश का व्यतिकरण। तो विवर्तन के बारे में पता होना चाहिए, व्यतिकरण के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही विवर्तन और व्यतिकरण में आपको अंतर तैयार करके रखना है। देख लेते हैं विवर्तन क्या होता है। विवर्तन बिल्कुल सिंपल होता है आपका। विवर्तन में क्या होता है कि अगर कोई यहाँ प्रकाश यहाँ से गुजर रहा है और उसके सामने कोई अवरोध रख दिया जाए, कोई भी उसके सामने वस्तु आ जाती है तो प्रकाश क्या होगा, प्रकाश उस वस्तु के किनारे से मुड़ जाएगा। प्रकाश उस वस्तु के किनारे से मुड़ जाएगा और यही हमारा घटना क्या कहलाएगी प्रकाश का व्यतिकरण कहलाएगी। ओके, तो क्या लिखा हुआ है जब प्रकाश जब किसी संकीर्ण स्लिट या अपारदर्शी अवरोध से के तेज किनारों से होकर गुजरता है तो वह अपने सरल रेखीय पथ से विचलित हो जाता है। अपना सीधा प्रकाश क्या है, प्रकाश सीधा चलता है, प्रकाश सीधा जा रहा है, लेकिन उसके सामने अगर कोई वस्तु आ जाती है तो उससे क्या है उससे किनारे से मुड़ जाती है, उसके किनारे से क्या मुड़ जाएगी। तो यही घटना कहलाता है प्रकाश का विवर्तन। तो प्रकाश अपने सरल रेखीय पथ से क्या होता है विचलित हो जाता है। किनारों पर प्रकाश के इस मुड़ने को हम क्या कहते हैं प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। सिंपल है, थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा आपको क्या 2-3 मिनट पढ़ना है, आपका तैयार हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। ध्रुवण क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। ध्रुवण क्या है, प्रकाश की वह घटना जिसमें प्रकाश तरंग के विद्युत वेक्टर या विद्युत सदस्य प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत एक ही तल में कंपन करते हैं, ध्रुवण कहलाता है। ध्रुवण क्या होता है कि प्रकाश जो आपका सूर्य से प्रकाश या बल्ब से प्रकाश मिलता है, मोमबत्ती से प्रकाश मिलता है, वो आपका अध्रुवित प्रकाश होता है क्योंकि इसके जो कण होते हैं ओके इसके जो
मोमबत्ती से सूर्य से निकले हुए प्रकाश के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, आध्रुवित होते हैं। आध्रुवित मतलब उसमें बहुत एक ही दिशा में चलते हैं सभी कण, लेकिन क्या है कुछ इस टाइप लंबत, तो सभी लंबत भी होते हैं, लेकिन कुछ इस टाइप से चल रहे हैं, कुछ इस प्रकार से कंपन कर रहे हैं, कुछ इस टाइप से कंपन कर रहे हैं, कुछ इस टाइप से कर रहे हैं, इस टाइप से रहता है। तो ये आपका आध्रुवित प्रकाश रहता है। जब किसी क्या है पतली स्लिट से गुजारते हैं, तो अभी पतली स्लिट से गुजारेंगे तो ये क्या है, इसमें जो लंबत वाले होंगे, ये इस टाइप के वाले होंगे वो तो निकल जाएंगे, लेकिन जो टेढ़े वाले होंगे वो क्या से नहीं निकल पाएंगे, वो क्या है बाहर ही रह जाएंगे। और यहाँ क्या हमें प्राप्त होगा, लंबत वाली हमें प्राप्त होगा। तो ये जो हमें प्रकाश जो प्राप्त होगा, ओके, जब हम स्लिट से गुजारने के बाद तो वो हमें ध्रुवित प्रकाश होगा। ओके, तो इस प्रकार से रहता है। तो यही जो हमारी घटना होती है ध्रुवण कहलाती है। तो ध्रुवण की घटना में क्या होता है कि प्रकाश ही वह घटना है जिसमें प्रकाश तरंग के विद्युत वेक्टर प्रकाश संचरण की दिशा के लंबत एक ही तल में हो, एक ही तल में अगर कंपन कर रहे हैं तो हमारी क्या है ध्रुवण कहलाएगी। और हमें ये कब मिलेगा, जब हम क्या है इसे किसी पतली स्लिट से गुजारते हैं अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करने के लिए। नेक्स्ट हमारा है मेलस का नियम। तो इसे भी आप तैयार करके रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अभी आपका क्या है मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन था, ध्रुवण भी था, मेलस का नियम भी था। क्या है कि मेलस के नियम अनुसार यदि किसी पॉलीराइड पर तीव्रता I0 का समतल ध्रुवित प्रकाश आपतित होता है तो आपतित प्रकाश के कंपन तल व पोलाइड की ध्रुवण दिशा के बीच कोण क्या बनता है, थीटा कोण बनता है। तो पोलाइड से क्या है निर्गत प्रकाश की तीव्रता हमें क्या प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। तो ये फॉर्मूला भी आपको तैयार करके रखना है। तो मेलस का नियम है, तो ये आपको जरूर तैयार करके रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके क्या है। और 3 नंबर जो क्वेश्चन बनना है तो दो क्वेश्चन एक साथ आपसे पूछ लिए जाएंगे, तो 3 नंबर क्वेश्चन बन जाता है। या फिर एक वाक्य जो वस्तुनिष्ठ बनते हैं तो एक वाक्य में भी आपसे क्या है 2 लाइनों की परिभाषाएं पूछ ली जा सकती है। अब आगे देख लेते हैं। अब जो आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर के लिए इससे आता है। तो ये क्वेश्चन आ भी चुका है, एमपी बोर्ड एग्जाम 19 में आ चुका है, 24 में आ चुका है, तैयार होना चाहिए। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हाइगन का द्वितीयक तरंगों सिद्धांत। तो देखिए हाइगन जो थे, हाइगन ने तरंग सिद्धांत दिया। तो एक तो नॉर्मल तरंग सिद्धांत दिया और दूसरा उनका द्वितीयक तरंग का सिद्धांत है। तो हाइगन का तरंग सिद्धांत और हाइगन का द्वितीयक तरंग का सिद्धांत दोनों अलग अलग है। ओके, तो आपको क्या है नॉर्मल पेपर में जो अक्सर पूछा जाता है, हाइगन का तरंग सिद्धांत नहीं आता, हाइगन का द्वितीयक तरंग सिद्धांत आता है। तो मैंने आपको क्या है हाइगन के द्वितीयक तरंग सिद्धांत आपको पता होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं, सिंपल लैंग्वेज दिया हुआ है। तो हाइगन का द्वितीयक तरंग इस बात को केवल 3 पॉइंट में आपको समझा देना, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज दिया हुआ है। आपको डायग्राम आपको तैयार करके रखना है और ये 3 पॉइंट तैयार करके रखना है। क्या है हाइगन का द्वितीयक तरंग सिद्धांत? हाइगन बताते हैं कि किसी तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु तरंग स्रोत की तरह कार्य करता है, जिससे नई तरंग उत्पन्न होती है। इस तरंगों के द्वितीयक तरंगिकाओं कहते हैं। देखिए यहाँ से डायग्राम से आप समझिएगा, ये हमारा स्रोत हो जाता है जिससे प्रकाश निकल रहा है। प्रकाश से जब निकल रहा तो यहाँ क्या तरंगों के रूप में गति किया, फिर यहाँ क्या है ये क्या है जो ये तरंगाग्र बना। ओके, तरंगाग्र बना जो हमें पहले पढ़ा था हमने, तरंगाग्र बना। तो तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु, ओके, इस प्रकार से हम समझ लेते हैं ये हमारा प्रकाश स्रोत हो जाता है। ओके, ये हमारा प्रकाश स्रोत है। तो यहाँ से क्या है जो निकली तरंग कण निकले हमारे, तो एक निश्चित स्थिति में हम देखते हैं यहाँ जो कण होते हैं वो क्या है यहाँ कंपन करते रहते हैं। अब आगे भी तो तरंगाग्र बनता है, जैसे आपने क्या है जब पत्थर फेंकते हैं आप क्या है तालाब पर, तो इस प्रकार से तरंगे बनती हैं। तो ये प्रकाश जो ये होता है यहाँ इसको देता है, फिर ये इसको देता है, इस प्रकार से रहता है। ओके, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारे ये कण होते हैं, अब ये आगे भी तरंग ये इस प्रकार से तरंगे बनेंगी, तरंगाग्र बनेंगे आगे भी। तो ये तरंगाग्र कैसे बनते हैं? तो ये वाली जो यहाँ तरंगाग्र होता है, अब इन्हें क्या है अपनी ऊर्जा संचरण करते हैं उस प्रकार से। तो यहाँ जो आपके जो वाला पहला वाला तरंगाग्र हो ये प्राथमिक तरंगाग्र है, और ये आपके कहलाता जो दूसरा वाला ना ये द्वितीयक तरंगाग्र कहलाएगा। सेकंड कंडीशन जब देखेंगे तो ये वाला जो हमारा होगा अब इसको क्या ऊर्जा देगा। ओके, तो ये तीसरा हमारा तरंगाग्र बनेगा। तो इस कंडीशन में ये वाला हमारा जो सेकंड वाला था ये फर्स्ट वाला तरंगाग्र कराएगा, और ये थर्ड वाला हमारा क्या सेकंड वाला तरंगाग्र कराएगा। इस बार दूसरा तरंगाग्र बनेगा। तो इस कंडीशन में प्राथमिक तरंगाग्र फिर दूसरा तरंगाग्र, जो नया बने तरंगाग्र वो द्वितीयक तरंगिका कहलाएगा, जो पहले जिसने दिया हुआ ऊर्जा वो प्राथमिक तरंगाग्र कहलाएगा। तो इस प्रकार से बनते रहते हैं। तो यही यहाँ बताया जा रहा है कि किसी तरंगाग्र पर स्थित कोई भी एक तरंगाग्र पहला वाला तरंगाग्र है, प्रत्येक बिंदु तरंग स्रोत की कार्य करने लगता है। मतलब तरंग स्रोत पहले तरंग स्रोत की कार्य करने लगता है, खुद तो तरंग बन गया, अब नई तरंग बनाने के लिए क्या है तरंग स्रोत के रूप में कार्य करने लगता है। तो ये बताया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं द्वितीयक तरंगाग्र कहते हैं। तो ये हमने देखा जैसे आपका ये A2 और B2 है हमारा, ये वाला है ये प्राथमिक तरंगाग्र है, लेकिन A1 जो B1 मिला ये हमारा द्वितीयक तरंगिका कहलाएगा। ये द्वितीयक तरंगिका है वह यहाँ से आपका बताया जा रहा है। फिर दूसरा है हमारा पॉइंट, यदि माध्यम समांगी है तो द्वितीयक तरंगिका मूल तरंग की चाल पर ही चलती है। अगर एक ही माध्यम, एक समांगी माध्यम यानी एक ही माध्यम है, पूरे जगह एक ही माध्यम लीजिए, जैसे पूरी जगह वायु ही है। ओके, अगर एक ही माध्यम है तो जो क्या होता है जो तरंगिका के मूल तरंग की चाल से ही चलती है। जो पहली जो तरंगिका का जो चाल था वही क्या है दूसरी तरंगिका का चाल होगा। इसी पर जो तीसरी तरंगिका बनेगी उसका भी वही चाल रहने वाला है। ओके, इसके बाद से लेकिन हम उसे तीसरी तरंगिका नहीं कहेंगे, वो दूसरी तरंगी बन जाती है। ओके, इस प्रकार से किसी भी क्षण इन तरंगिकाओं पर बाहर की ओर खींचा गया उभयनिष्ठ स्पर्शीय तल
वो क्षण नए तरंगाग की स्थिति को प्रदर्शित करता है। जब हमने देखा कि दूसरा तरंगाग हमारा बन गया है, इसी अगर हम इस प्रकार से क्या कीजिए, इसके बाहरी उभयनिष्ठ जो होता है बाहर लाइन खींचते हैं तो हमारा क्या बनता है, ये क्या उसकी तरंगा की क्या स्थिति को दर्शाता है, जो कि यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। तो द्वितीय तरंगांक सिद्धांत आपको तैयार करना, तो ये 3 पॉइंट आपको तैयार कर लेना है, ये डायग्राम आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। द्वितीय तरंगांक सिद्धांत हो जाएगा, 3 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को अच्छे से आपको तैयार करके रखना है। काफी मैंने सिंपल लैंग्वेज दिया हुआ है, नहीं तो अगर आप गाइडों में देखेंगे थ्योरी में लिखा हुआ बहुत ज्यादा डिटेल से। इसका मेन पॉइंट जो आपके रहना है वो आपको तैयार करके रखना है, सिंपल लैंग्वेज तैयार कर लीजिएगा। ओके, आगे नेक्स्ट है प्रकाश का व्यतिकरण। इंपॉर्टेंट एमपी बोर्ड एग्जाम 20 में आया था। अब देखिए 20 एमपी बोर्ड एग्जाम 20 में तो आया था, लेकिन 2 क्वेश्चन यहाँ एक साथ पूछे गए थे। प्रकाश का व्यतिकरण पूछा गया था और फ्रिंज चौड़ाई के कारक भी पूछे गए थे। तो इस टाइप से तो प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है इसे आप समझ लेते हैं। विवर्तन तो आप समझ गए, विवर्तन क्या होता है कि कोई भी अगर प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश जा रहा है, ओके, और सामने कोई भी अगर अवरोध आ जाता है, कोई वस्तु रख देते हैं, तो प्रकाश क्या होता है, मुड़ जाता है। तो प्रकाश के मुड़ने की जो घटना होती है वो हमारा आपका विवर्तन कहलाता है। व्यतिकरण समझ लेते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ व्यतिकरण को समझ लेते हैं। तो व्यतिकरण के लिए बहुत ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। व्यतिकरण क्या है और व्यतिकरण की शर्तें। व्यतिकरण की शर्तें तो अभी आपके मॉडल पेपर में भी मैंने आपको समझाया था, देख लेते हैं व्यतिकरण। तो जब समान आवृत्ति एवं लगभग समान आयाम की 2 प्रकाश तरंगें एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश ऊर्जा का पुनर्वितरण हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। बिल्कुल परफेक्ट आपका दिया हुआ है, केवल 3 लाइन आपको तैयार करनी है। क्या याद रखना है, पहले तो सिंपल आपको तैयार करके रखना है प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है। बस भाई क्या होती है, 2 तरंगें निकलती हैं और बस क्या आपस में मिल जाती हैं, यही क्या है प्रकाश का व्यतिकरण है। इतना आपको माइंड में रखना है। देखिए 2 तरंगें ये निकली, ये आपकी 2 तरंगें जा रही है इस प्रकार से, ओके, ये दूसरी तरंगें जा रही है, ये एक हमारी ये फर्स्ट तरंग हो जाती है, सेकंड तरंगें निकली। जब आगे जाती हैं ओके, आगे जाएंगी तो ये आपस में क्या हो जाती है, मिल जाती है। ओके, ये आपस में क्या हो जाती है, फिर इस प्रकार से क्या हो जाएंगी, आपस में इस प्रकार से मिल जाएंगे। अब यहाँ मैंने दोनों तरंगें मिल गई हैं, तो ये क्या आपका प्रकाश 2 तरंगें निकल रही है, इनका आगे जाकर अध्यारोपण यानी मिलना व्यतिकरण कहलाता है। बस इतना पहले आपको माइंड में सेट रखना है, बस आपकी परिभाषा तैयार हो जाएगी। जब दो प्रकाश तरंगे क्या है आगे चल के क्या है अध्यारोपित हो जाती है, तो इस घटना को व्यतिकरण कह देते हैं। बस थोड़ा सा अच्छा सा परिभाषा बनाने के लिए एक आपको शब्द और जोड़ लेना, 2 शब्द जोड़ लेना कि जो यहाँ जो आपकी निकल रही है तरंगे, ये कौन सी होनी चाहिए, इनकी समान आवृत्ति होनी चाहिए। आवृत्ति इनकी दोनों की तरंगों की क्या है, आवृत्ति समान होनी चाहिए। आयाम होने चाहिए, आयाम बिल्कुल समान नहीं लेकिन लगभग समान होने चाहिए। तो आवृत्ति समान और आयाम लगभग समान होने चाहिए। तो ओके, बस ये आपको याद रखना है। तो बस इतना आपकी परिभाषा क्या बन जाती है, जहां समान आवृत्ति और लगभग समान आयाम की 2 प्रकाश तरंगें एक ही दिशा में चलती हैं, तो उनके अध्यारोपण होता है। अध्यारोपण यानी मिल जाना, तो अध्यारोपण के फलस्वरूप क्या है, ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है। पहले तो आप माइंड में सेट रखिए कि 2 तरंगें होती हैं, आपस में जाकर मिल जाती हैं, तो अध्यारोपण यानी होता है मिल जाना है, वही व्यतिकरण है। लेकिन जो उनका आयाम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लगभग समान, आवृत्ति बिल्कुल समान होनी चाहिए। ये पॉइंट आपको रखना है, बिल्कुल सिंपल है, कंप्लीट हो जाता है। हाँ, अब आती है आपके प्रकाश के व्यतिकरण की शर्तें तो वही जो हमने यहाँ सीखा वही आपकी होनी चाहिए कि क्या शर्तें मतलब होती है कंडीशन, कौन सी कंडीशन होनी चाहिए कि प्रकाश का व्यतिकरण होने के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। तो हमने यहाँ क्या सीखा, मैं आपको भी बता देता। अभी हमने क्या सीखा कि पहली बात है कि जो 2 तरंगे हैं, 2 तरंगे एक ही दिशा में चलनी चाहिए। नहीं तो कोई तरंग यहाँ जाएगी, कोई तरंग यहाँ जाएगी, तो ये कहाँ से मिलेंगी, जब एक ही दिशा में चलेंगी तब कोई संभावना है मिलने की। अलग अलग भागेंगे तो मिल नहीं सकती है। तो पहली बात 2 जो तरंगे हैं उन्हें क्या है, एक ही दिशा में चलना चाहिए, फिर हमने क्या भी पढ़ा है कि जो दोनों तरंगे हैं उनकी आवृत्तियां क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और आयाम समान हो लेकिन लगभग समान होने चाहिए, आयाम लगभग समान हो, आवृत्तियां बिल्कुल समान होनी चाहिए। तो 3 तो हमें वैसे भी शर्तें तैयार हो गई। ओके, तो ये आपका हो जाता है। बाकी और भी आपकी शर्तें दी हुई है कि क्या क्या शर्तें हैं, क्रम से एक बार देख लेते हैं। दोनों तरंगों की आवृत्तियां समान होनी चाहिए, दोनों तरंगों के आयाम लगभग समान या बिल्कुल समान होने चाहिए, दोनों तरंगे क्या एक ही दिशा में चलनी चाहिए। तो तीनों आपको क्या जो परिभाषा याद करेंगे तो आपको क्लियर हो ही जाएंगी। फिर नेक्स्ट है दोनों स्रोत एक दूसरे के निकट होने चाहिए। ओके, हाँ, जहां से 2 तरंगे निकल रही है इस प्रकार से, तो जो बिल्कुल पास में रहनी चाहिए। बहुत ज्यादा दूर है तो फिर भी कभी कहीं नहीं मिल पाएंगी, फिर क्या है जो तरंगे वो समांतर हो जाएंगी तो मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्या है जो दोनों तरंगे निकल रही है जहां से, उनके स्रोत क्या है पास होने चाहिए। दोनों स्रोत क्या है अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए, संकीर्ण यानी बहुत छोटा होना चाहिए। तरंगों का कालांतर नियत होना चाहिए। प्रकाश स्रोत क्या है एक वर्णी होना चाहिए। तो इतनी सारी आपकी शर्तें दी हैं, इतना आपको नहीं पढ़ना, केवल 3 से 4 तैयार करना है जो कि आपका परिभाषा में हो जाता है। ये आगे के 3 तैयार कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। सिंपल दिया हुआ है। आई होप दोस्तों आप समझ में आया है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। ओके, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से टॉपिक हमारा प्रकाश तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत। प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का मतलब आपको रखना है माइंड में मिलना, अध्यारोपण यानी मिलना है। ओके, तो बस प्रकाश के अध्यारोपण का सिद्धांत। प्रकाश तरंगों का, तो तरंगों 2 तरंगे निकली और आपस में मिल जाती, वही क्या है प्रकाश का अध्यारोपण कहलाता है। सिंपल है। ओके,
व्यतिकरण के कौन कौन सी प्रकार होते हैं, प्रत्येक को समझाइए। व्यतिकरण के, हाँ व्यतिकरण तो हमने समझ लिया, पर व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं, एक आपका संपोषी व्यतिकरण, एक विनाशी व्यतिकरण होता है, उसे भी हम समझ लेते हैं। पहले हम समझ लेते हैं प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत यानी अध्यारोपण यानी मिलना, दो तरंगे जब चलेंगी आपस में कहीं मिल जाएंगे, वही क्या है, प्रकाश का अध्यारोपण का सिद्धांत हो जाता है। लेकिन अब इसको थोड़ा अच्छे से और समझ लेते हैं। जब दो या दो से अधिक तरंगे माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती हैं, तो उस बिंदु पर उसका परिणामी विस्थापन समस्त तरंगों के अलग अलग विस्थापन के सदिशों के योग के बराबर होता है। क्या बताया जा रहा, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास पहले दो तरंगे हैं, एक तो ये हमारी तरंग जा रही है और एक हमारी क्या है, ये दूसरी तरंग जा रही है। ओके, ये हमारी दूसरी तरंग हो जाती है, ये हमारी हो जाती है दूसरी तरंग। ओके, ये पहली तरंग है, ये दूसरी तरंग, भैया ये दो लगातार क्या है, आगे जाती जा रही है। अध्यारोपण यानी मिलना, ये क्या है, आपस में क्या है, जब आगे जाके मिल जाएंगे। ओके, तो ये पहली तरंग यही और यही जाकर के अब यही दूसरी वाली बनने वाली है, क्योंकि सेम ही रहने वाला लगभग। तो ये क्या है, उनके अध्यारोपण दोनों क्या है, मिल गई एक साथ। तो क्या यस को कैसी हो जाती है, y1 से कह लेते हैं, y2 कह देते हैं। ओके, अब सदिश की बात हो रही है, सदिश से लगा लेते हैं। तो क्या बताया जा रहा है कि जब दो प्रकाश तरंगे आगे चलती हैं तो अध्यारोपण हो जाती है। ओके, अध्यारोपण हो जाता है तो इनका परिणामी विस्थापन अलग अलग तरंगों के विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है। तो इसका अगर हम यहाँ विस्थापन देखते हैं तो y बराबर क्या होगा, y1 हो जाएगा आपका y1 प्लस y2, ये होने वाला सदिश होगा। तो क्या होगा, इनका परिणामी विस्थापन अलग अलग तरंगों के विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है। यही आपका प्रकाश का तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत। तो यही आपका बताया जा रहा है, मानव माध्यम में किसी भी बिंदु पर क्या n तरंगों के एक साथ पहुंचती हैं तथा इन तरंगों का विस्थापन क्या है, y1 y2 इस प्रकार से है। तो परिणामी विस्थापन क्या होगा, y बराबर क्या, y1 प्लस y2 y2 इस तरह से वो रहने वाला है। समझो, सिंपल है। हाँ, व्यतिकरण तो हमने समझ लिया है। ओके, प्रकाश का व्यतिकरण मैंने आपको बता दिया है कि जब क्या है, जब समान आवृत्ति की और लगभग समान आयाम की दो प्रकाश तरंगे क्या है, एक ही दिशा में चलती हैं और आगे चल के क्या है, अध्यारोपित हो जाती है, इस घटना को क्या व्यतिकरण कहते हैं। सिंपल है। अब जो व्यतिकरण होता है दो प्रकार का होता है, एक संपोषी व्यतिकरण और एक विनाशी व्यतिकरण होता है। संपोषी व्यतिकरण आपका क्या है, ये वाला जो ये आपका डायग्राम ही संपोषी व्यतिकरण का डायग्राम बन जाता है। कि इसमें क्या होता है, संपोषी व्यतिकरण दो तरंगे चल रही हैं, तो जो तरंगे मिलती हैं तो अगर सिंग कहलाता है, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उठा वाला सिंग कहलाता है, नीचे वाला जो हिस्सा होता है गर्त कहलाता है। गर्त मानी नीचे। तो सिंग और सिंग से मिलता है, इसका जो सिंग है इसका ये गर्त है। तो जब सिंग सिंग से मिलता है, गर्त गर्त से मिलता है, तो ये किया सिंग से मिला, गर्त गर्त से मिला, सिंग से मिला, गर्त गर्त से मिला। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, संपोषी व्यतिकरण। जबकि दो तरंगों के सिंग से मिले गर्त गर्त से, तो आप संपोषी कहलाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों आपका विनाशी क्या कहलाता है। देखिए विनाशी में क्या होता है, ये दो तरंगे चल रही इसी प्रकार से, लेकिन इसमें आप क्या करिए, एक तरंग ये चली और दूसरी तरंग आपकी किस प्रकार से चलती है, इस प्रकार से चलती है। ओके, अभी आगे जाके देखते हैं, हम आगे चले जाके देखेंगे तो किस प्रकार से मिलने वाली है। तो ये हमारा इस प्रकार से पहला हम ये डायग्राम बना लेते हैं इसको, और ये हमारा दूसरा डायग्राम हो जाता है। ओके, तो हम इस वाली कंडीशन में हमने क्या देखा कि इसका जो श्रृंग है, ओके, इसका जो श्रृंग है इसका यहाँ गर्त बन रहा है, यहाँ इसका श्रृंग है तो गर्त है, सिंग अलग रहे, गर्त उसके नीचे बने, सिंग गर्त ये अलग अलग हो। ओके, सिंग और गर्त अलग, सिंग अलग दूर दूर हो, गर्त गर्त अलग दूर दूर हो, तो इस प्रकार से हमारा क्या है, विनाशी व्यतिकरण है। सिंग से मिले, गर्त गर्त से मिले, तो हमारा क्या है, वहाँ संपोषी व्यतिकरण होता है। तो बस ये सिंपल आपका यही रहने वाला है। तो क्या वही आपका डायग्राम भी आप देख सकते हैं। देखिए दो तरंगे हो रही है, सिंग से मिल रहा है, तो गर्त गर्त से मिल रहा है, तो ये आपका कौन सा कहलाएगा, संपोषी व्यतिकरण। तो जब दो प्रकाश तरंगे किसी बिंदु पर समान कला में मिलती है तब उनका परिणामी तीव्रता एवं आयाम अधिकतम हो जाते हैं, अर्थात उनका पोषण होता है। ऐसी व्यतिकरण को क्या कहते हैं, हम संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। अब थोड़ा क्या है, ये लैंग्वेज में आपका दिया हुआ इस टाइप से, ये आपका दिया हुआ। विनाशी व्यतिकरण क्या है, जब दो प्रकाश तरंगे किसी बिंदु पर विपरीत कला में मिलती, विपरीत कला यानी देखिए अलग अलग में मिल रहा है। ओके, विपरीत कला में मिलती, इस प्रकार से डायग्राम बनता है, उनका जो परिणामी तीव्रता और आयाम क्या होता है, न्यूनतम होता है, अर्थात क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण होता है। सिंपल है, बाकी आप समझ गए होंगे जो मैंने आपको डायग्राम समझाया, क्लियर हो जाता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये भी हमारा समझ लेते हैं, कला संबद्ध शोध वाला टॉपिक। कला संबद्ध शोध हमारा क्या होता है और दो स्रोत हैं, तो कला संबद्ध स्रोत होने की क्या शर्तें हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आ भी चुका है। ओके, तो तैयार करके रखना है। समझ लेते हैं स्रोत यानी क्या होता है, स्रोत यानी जहां से तरंगे निकलती हैं। ओके, तो कोई भी स्रोत है जहां से कला संबद्ध स्रोत कब कहलाएगा, तो वे प्रकाश स्रोत जिनसे निकलने वाला प्रकाश की आवृत्तियां समान हो और इन प्रकाश तरंगों के कालांतर शून्य हो या नियत हो, कला संबद्ध स्रोत कहलाता है। बस सिंपल कंडीशन है, कोई भी दो स्रोत कला संबद्ध स्रोत कब कहलाएंगे, तब कहलाएंगे जब उनसे निकलने वाली जो तरंगे हैं उनकी आवृत्तियां समान हो और उनका जो कालांतर हो शून्य हो या नियत हो, शून्य या नियत होना चाहिए, तब वो हमारा क्या कहलाएगा, कला संबद्ध स्रोत कहलाएगा।
शर्तें भी वही रहने वाली। शर्त क्या होनी चाहिए, शर्त यानी कंडीशन क्या है, तो वही कंडीशन है कि उन पहले कंडीशन है कि दोनों तरंगों की जो आवृत्तियां हो वो बराबर होनी चाहिए या समान होनी चाहिए। दूसरी है कि कलांतर शून्य अथवा नियत होना चाहिए। तो ये आपका होता है कला संबंध सूत्र। जितना आपको लिखना चाहिए, जितना आपको माइंड में होना चाहिए उस बारे में, टॉपिक के बारे में, वो आपका दिया हुआ है। ओके, तो ये आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। आगे नेक्स्ट है हमारा प्रकाश की विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर लिखिए। ये व्यतिकरण विवर्तन में 4 अंतर बताइए। इस बार से क्वेश्चन आ सकता है, तैयार करके रखना है। 3 अंतर 4 अंतर आपको कम से कम तैयार होने ही चाहिए। तो आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, प्रॉपर तैयारी करना है क्लास 12 फिजिक्स सब्जेक्ट की। ओके, ऑल चैप्टर आप पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं बिल्कुल डिटेल से, साथ ही ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इम्पोर्ट बोर्ड एग्जाम 2025 के अकॉर्डिंग। ओके, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर। मॉडल पेपर एक टाइप का नहीं, कई टाइप के मैं आपको मॉडल पेपर देने वाला हूँ। 4 से 5 सेट की प्रैक्टिस हो जाएगी, मतलब आपकी बोर्ड एग्जाम 2025 की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। अभी हमने क्या व्यतिकरण को भी देखिए सीख लिया है, विवर्तन को सीख लिया है, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। व्यतिकरण में 2 कला संबद्ध स्रोत होते हैं। व्यतिकरण में क्यों 2 संबंध होते हैं, क्योंकि व्यतिकरण में क्या व्यतिकरण की घटना क्या है, 2 तरंगें चल रही हैं, 2 आपस में मिल जाती हैं। ओके, तो वो हमारा क्या व्यतिकरण कहलाता है। तो उसमें हमने क्या देखा कि 2 तरंगें होनी चाहिए, तो इसलिए क्या है 2 कला संबद्ध स्रोत होते हैं। व्यतिकरण में क्या है 2 कला संबद्ध स्रोत होते हैं, क्योंकि 2 तरंगें निकलती हैं। विवर्तन की घटना में हमने देखा कि 2 तरंगों की आवश्यकता नहीं, एक ही तरंग से काम चल जाए, एक ही तरंग जा रही, लेकिन अगर क्या है वो अगर उसके सामने कोई अवरोध आ जाता है, वो आपस में क्या मुड़ जाती है, तो प्रकाश की मुड़ने की घटना क्या होती है, आपके विवर्तन कहलाती है। तो विवर्तन में केवल एक कला संबंध स्रोत होता है। ओके, आप देखेंगे और जगह गाइडों में तो बहुत लंबे लंबे 4 एक पॉइंट का 4 लाइन में समझाया गया है। बस ये बिल्कुल मैंने शॉर्ट कर दिया गया है, इतना आपको माइंड में आसानी से याद हो जाएगा। व्यतिकरण में फ्रिंज चौड़ाई एक समान होती है, जबकि विवर्तन में फ्रिंज चौड़ाई क्या असमान होती है। व्यतिकरण में इसमें सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है। विवर्तन में इसमें सभी फ्रिंज दीप्तों की तीव्रता केंद्रीय फ्रिंज के दोनों से और क्या घटती है, ये आपका हो जाता है। नेक्स्ट, 2 तरंगों के अध्यारोपण की घटना क्या होती है, व्यतिकरण। 2 तरंगों का आगे चलकर मिल जाना, ओके, अध्यारोपण मिल जाना, वो आपका क्या व्यतिकरण कहलाता है। विवर्तन क्या है, प्रकाश तरंगों के किनारे से मुड़ने की जो घटना होती है, ओके, वो कहलाता है आपकी विवर्तन की घटना कहलाती है। कंप्लीट हो जाता है, बिल्कुल सिंपल दिए, चारों पॉइंट आपको याद होने चाहिए, एक लाइन में आपको दिए हुए। आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी एमपी बोर्ड एग्जाम 20 में क्वेश्चन आ चुका है। फ्रिंज चौड़ाई को प्रभावित करने वाले कारक, तो सिंपल है, ये आपको बिल्कुल ज्यादा याद नहीं करना है, एक लाइन बस याद कर लीजिएगा तो इतना पूरा याद हो जाएगा। वो कौन सी लाइन है, ये वाला। फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र याद होना चाहिए, इसलिए मैंने स्टार बना दिया। ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है। फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र आपसे 2 नंबर में एक वाक्य में नॉर्मल पूछा जा सकता है। ये प्रभावित करने वाले कारक, जब आपको ये सूत्र याद होगा तो ये अपने आप याद हो जाएगा। क्या है सूत्र है फ्रिंज चौड़ाई का कि ओके, बीटा बराबर लिखता है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब इसमें जो लैम्डा है वो आपको क्या है, तरंग दैर्घ्य है। कैपिटल डी आपका क्या है, स्रोत से पर्दे की दूरी है। अगर आपने क्या है यंग का द्विसलिट का प्रयोग देखा होगा, समझा होगा, तो आप समझिएगा। इसलिए आप क्या नोट्स जरूर ले लीजिए। नोट्स अगर पढ़ लेते हैं तो फिर बहुत आसानी से आपको सब चीजें समझ में आने लगेंगी, क्योंकि अगर आपका डिटेल से नहीं पढ़ते इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट लगने लगता है। एक बार नोट्स एक बार नॉर्मल तरीके से पढ़ बस लीजिए, काम हो जाएगा। तो जो कैपिटल डी है वो आपका क्या है, स्रोत से पर्दे की दूरी होती है। स्मॉल डी दोनों स्लेटों के बीच की दूरी है। बस इस फॉर्मूला से हम बता सकते हैं कि जो फ्रिंज चौड़ाई है किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो हम इस फॉर्मूले में देख सकते हैं कि जो हमारी फ्रिंज चौड़ाई है 3 कारकों पर निर्भर कर रही है। लैम्डा कैपिटल डी स्मॉल डी। लैम्डा यानी तरंग दैर्घ्य पर, डी यानी कैपिटल डी यानी स्रोत से पर्दे की दूरी पर, स्मॉल डी यानी दोनों स्लेटों के बीच की दूरी पर। बस वही हमने बता दिया है। पहला प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है फ्रिंज चौड़ाई। तो क्या है, देखिए यहाँ देखा फ्रिंज चौड़ाई कैसे है, लैम्डा इक्वल है यानी समानुपात में है, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती है। तो ये फ्रिंज चौड़ाई प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। यानी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य हम जितनी बढ़ाते जाएंगे हमारी जो फ्रिंज चौड़ाई बढ़ती जाएगी। फिर स्रोत से पर्दे की कैपिटल डी, ये भी क्या है, देखिए ऊपर लिखा हुआ है लैम्डा डी, क्या लैम्डा और डी भी कैपिटल डी भी ऊपर है यानी क्या अनुक्रमानुपाती होंगे, अनुक्रमानुपाती है। तो फ्रिंज की चौड़ाई प्रकाश स्रोत के पर्दे की दूरी कैपिटल डी के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब स्रोत से हम क्या पर्दे की दूरी जितनी ज्यादा बढ़ाते जाएंगे फ्रिंज चौड़ाई का मान भी बढ़ता जाएगा। फिर नेक्स्ट है दोनों स्लेटों के बीच की दूरी यानी स्मॉल डी। ओके, स्मॉल डी पर किस बार से, अब देखिए अपॉन में लिखा है, अपॉन डी है, स्मॉल डी नीचे है, नीचे अगर रहता है तो विक्रमानुपाती रहता है। तो फ्रिंज चौड़ाई प्रकाश स्रोत के प्रकाश से स्लेटों के बीच की दूरी 2D के क्या विक्रमानुपाती होती है इस प्रकार से। यानी हम क्या है दोनों स्लेटों के बीच की दूरी कम जितनी क्या है कम करते जाएंगे तो हमारा फ्रिंज चौड़ाई बढ़ती जाएगी, इस टाइप से रहता है। ओके,
अब आगे देख लेते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल सिंपल था तो मैंने इसलिए आपको बता रहा हूं। क्या ध्रुवण कोण क्या अगर 30 डिग्री है, यदि ध्रुवण कोण 30 डिग्री आपको दिया हुआ है, माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। शॉर्ट में सिंपल है, बूस्टर का नियम होता है, बूस्टर का नियम आपका ये होता है, माध्यम के अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है 10 IP। IP क्या है, IP ध्रुवण कोण है, तो ध्रुवण कोण कह सकते हैं, बूस्टर कोण एक ही बात होती है। तो बूस्टर कोण या ध्रुवण कोण हमारा IP है, तो हमें ध्रुवण कोण 30 डिग्री दिया है, बस हम वैल्यू 30 डिग्री रख देते हैं। अब 30 डिग्री का मान तो आपको पता ही होगा, ट्रिग्नोमेट्री ने पढ़ा होगा। ओके, अब आपके कक्षा 10वीं में था, आपका कक्षा 12वीं में भी अभी भी है। ओके, मैथ में तो ये आपका होता है 10 30 का मान क्या होता है 1/√3, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सिंपल था, ये फर्स्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों चैप्टर के जितने भी मुझे इंपॉर्टेंट लगे मैंने आपको बता दिया है। तो लगभग आपका इन्हीं टॉपिक में से आपका रहने वाला, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम पर मैंने आपको हर टॉपिक क्या है कवर करा दिया, हर टॉपिक को बता दिया, थोड़ा थोड़ा करके हर टॉपिक दिख लिया है। बस आपका इन्हीं टॉपिक में से आपका क्वेश्चन बन के आएगा और आपसे बन जाएगा। तो ऐसे दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों कोई भी दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। ओके, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, फिजिक्स सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, 90 39 53 40 89 दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।